Yes, please. Good morning, everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj here and hope so you're doing well. In the previous class, हम लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7 दैट इज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग आप लोगों ने क्या किया, कवर अप किया. क्लियर. एंड ऑलमोस्ट 2 लेक्चर्स हम लोगों ने उसके ऊपर डिवोट किए, जिसमें आपने कुछ क्वेश्चंस भी लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किए इन द पार्ट. क्लियर. सो बेसिकली कवरेज के पॉइंट से आपको दोबारा बता देता हूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कोई भी क्वेश्चन आप लोग नहीं छोड़ेंगे. क्लियर. वो चाहे मेरी पीडीएफ में से है जो आपके साथ शेयर की जा रही है, क्लियर, या मे बी आप लोगों का आईसीआई मॉड्यूल है या प्लस स्कैनर्स जो आपके पास अवेलेबल हैं. क्लियर. इनमें से कोई क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का आप ड्रॉप नहीं करेंगे. क्लियर. डिटेल्ड बेसिस पे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करने के बाद एंड ऑलमोस्ट सर ग्रुप 1 के अंदर भी आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ चुके हैं, बट हाउएवर यहाँ पे थोड़े पॉइंट्स आपको डिफरेंट मिले कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर. क्लियर. सो नेक्स्ट ऑन, आज का हमारा जो टॉपिक है एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, काफी इजी पार्ट इन द सेंस सर, जैसे आप लोगों ने ग्रुप 1 के अंदर टेंजिबल एसेट्स को लेकर, टेंजिबल एसेट्स मींस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को लेकर AS 10 क्या किया, डिस्कस किया, वैसे ही इनटेंजिबल एसेट्स के ऊपर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26. क्लियर. सो बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग आप इनटेंजिबल्स का ट्रीटमेंट क्या करें. अभी तक तो आप लोगों ने क्या रीड आउट करा है सर, इनटेंजिबल एसेट क्या है, विच हैज मनी वैल्यू. क्लियर. विच कांट बी सीन, टच्ड एंड फेल्ट. क्लियर. तो अल्टीमेटली सर जिसको जस्ट मॉनिटरी टर्म्स के अंदर आप लोग वैल्यूएशन कर सकते हैं, अदर देन दैट कोई टेंजिबल पार्ट तो नहीं है, कोई फिजिकल सब्सटेंस तो नहीं है. क्लियर. एंड नॉर्मली ये आपके बिजनेस को रन करने में, आपकी एसेट कैसे हुई, ये बिजनेस को रन करने में, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन करने में आप लोगों की क्या करते हैं, हेल्प आउट करते हैं. लाइक कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, टेक्निकल नो हाउ. क्लियर. सॉफ्टवेयर्स अपने आप में ये बहुत सारी थिंग्स हैं जो अपने आप में इनटेंजिबल हैं, बट सर आपके बिजनेस की एसेट्स का पार्ट है, बिकॉज फॉर प्रोवाइडिंग दी गुड्स, फॉर मे बी शायद समटाइम्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लोगों की क्या की जा रही है, हेल्प की जा रही है. अब एटलीस्ट अगर मैं अपने पे बात करूं, मेरे केस में सर मेरे पास टेंजिबल एसेट्स भी हैं, इनटेंजिबल एसेट्स भी हैं इस सर्विस को प्रोवाइड करने की. अब ये जो हार्डवेयर जो आप लोग ये देख रहे हैं दैट फॉर्म पार्ट ऑफ टेंजिबल एसेट्स. तो ये मैं डील करूंगा, ये लैपटॉप एंड ऑल ये डील करूंगा किसके अंदर, AS 10 के अंदर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर. एंड सर इसके बैकग्राउंड जो सॉफ्टवेयर एंड ऑल हैं, जो प्रोसेसिंग पार्ट है, जो आप लोगों को ऐप के थ्रू सिस्टम सारा मिलना, वो जो मेरी पेड सब्सक्रिप्शंस हैं, वो हैवी सब्सक्रिप्शंस जो हैं, वो भी तो मेरी कॉस्ट का पार्ट है, बट नॉट कॉस्ट सर, वो मेरी एसेट्स का पार्ट है. क्लियर. अब डिपेंड करेगा कि इनटेंजिबल एसेट परचेज्ड की जा रही है, दैट इज कॉल्ड एज एक्वायर की जा रही है, या सेल्फ कंस्ट्रक्टेड कि आप लोगों ने खुद जनरेट करी. हो सकता है सर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में इनटेंजिबल एसेट्स को खुद क्रिएट किया जाता है बाय रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट. प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर R&D डिपार्टमेंट उन लोगों के होते हैं, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज उनका वहीं पे कंडक्ट होता है. अब ये जितने भी तेरे मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं, सबका ऑलमोस्ट R&D डिपार्टमेंट कहाँ पे है, इनबिल्ट है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है. उनका काम ही क्या है, सारा दिन टेस्टिंग करना. उनका काम ही क्या है, डे बाय डे नई टेक्नोलॉजी फाइंड आउट करना. क्लियर. ये सारी थिंग्स हैं. तो सर अब अपना व्यू पॉइंट है तो वही AS 10 वो टेंजिबल्स के लिए था. अब नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं वो किसके लिए है, इनटेंजिबल्स के लिए. हाँ, वर्ड अगर नॉर्मली हम बात करें, टेंजिबल को आप लोग क्या करते हैं, डेप्रिशिएट. यहां इनटेंजिबल के केस में आप डेप्रिशिएट वर्ड यूज करेंगे. यहां पे वर्ड क्या चलेगा, अमोर्टाइजेशन, राइटिंग ऑफ. क्लियर. कि ये पार्ट आपको क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे करते, एज पर द लॉ, एज पर द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आपको क्या करना होगा, राइट ऑफ करना होगा. अब सर वो राइट ऑफ करने के लिए कितने साल में राइट ऑफ करना होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन, दैट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट. और ये सर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं, आप पहले भी डील कर चुके हैं. क्लियर. ये
रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इन सारे पॉइंट्स को लेकर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? मैनेजमेंट की बनती है। तो मैनेजमेंट अपना जो भी बेस बनाएगी, मैनेजमेंट जो भी वहां पे अपना डिसीजन लेगी कि सर दिस इंटेंजिबल एसेट टू बी रिटन ऑफ इन 3 years 5 years और मे बी मैक्सिमम लाइफ, तो वट एवर बी द रीजन यू मस्ट डिस्क्लोज इट। आपको डिस्क्लोज करना होगा कैसे आप लोग इसको अमोर्टाइज करने वाले हैं। Clear? So let's start with the new topic, that is AS26. Yes, please. सबसे पहले जी AS26 के अंदर वही बात सर, हमारे जितने भी स्टैंडर्ड्स आप लोगों ने अभी तक डील करे वो 5 कंपोनेंट्स में हमने डील करे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, पहले ये समझिए कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया क्यों गया। नंबर 2, स्कोप, किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होगा, क्या क्या चीज वो कवर करेगा। एंड ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने अपने वे से लिखवाया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स, नॉट इन पैराग्राफ्स। मोस्टली आगे जब आपको क्या मिलने वाले हैं, चार्ट्स मिलने वाले हैं, एंड उन चार्ट्स के अंदर ही सब कुछ क्या है, फ्लो चार्ट की तरह गिवन है। क्लियर? सो नंबर 3 इज डेफिनेशन पार्ट। डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट कि पहले तो सर ये बताओ इनटेंजिबल एसेट का मतलब क्या है, क्योंकि जब तक मुझे यही क्लियर नहीं होगा वेदर द गिवन एसेट इज इंटेंजिबल एसेट और नॉट, वही बात आ गई ना कि सर आपको डिवाइडेशन देख के करनी होगी कि वेदर द एक्सपेंडिचर डन ऑन दैट पार्ट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिकॉज अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ वो तो कहां जाएगा, वो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। एंड अगर वो अपने आप में क्या हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, देन साइड आपको वो इनटेंजिबल एसेट का पार्ट बनाना चाहिए। एंड सर फिर वही बात उसकी रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट को लेकर, सर कितनी कॉस्ट बनेगी, कैसे आप उसको रिपोर्ट करेंगे। सर ये तो ये भी डिपेंड करेगा कि रिकॉग्नाइज करते हुए आप उसकी कॉस्ट डिटरमिन करते हुए पहले ये तो चेकआउट कर लो वो इंटेंजिबल एसेट आपने बनाई है या बनी बनाई परचेज करी है। दैट डिपेंड्स। अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं, बहुत सारी एसेट्स ऐसी होती हैं जो इंटरनली जनरेटेड होती है। बिल्कुल AS10 वहां पे भी क्या कहा था, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स। सर ये भी तो है, हमारे R&D डिपार्टमेंट ने खुद बनाया, और किस बात के लिए वो इंजीनियर्स बिठा रखे, और किस बात के लिए वो साइंटिस्ट बिठा रखे यहाँ पे। पर्टिकुलरली उनका काम ही क्या है, रिसर्च करो, डेवलपमेंट करो, यहीं पे बनाओ वो चीज अपनी इन हाउस बनाओ। क्लियर? ये सारे थिंग्स। एंड द लास्ट इज प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। ये 5 कंपोनेंट्स में आपको हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मिलता है। पढ़िए सबसे पहले से ऑब्जेक्टिव, दिस स्टैंडर्ड discusses about the accounting treatment for intangible assets. इट डिस्कसेस अबाउट, मैं सर कुछ पर्टिकुलर मैटर आपसे डिस्कस करने वाला हूं। नंबर 1 इज रिकॉग्निशन, नंबर 2 मेजरमेंट, एंड नंबर 3 डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। मतलब अल्टीमेट, नॉट पर्टिकुलरली बट स्पेसिफिकली आपको क्या बता गया कि सर हम इंटेंजिबल एसेट्स के साथ डील करने वाले हैं। एंड इंटेंजिबल एसेट मींस ओवरऑल उसकी मेजरमेंट, उसकी रिकॉग्निशन, उसकी प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर एंड ऑल। प्रेजेंटेशन तो क्लियर है, प्रेजेंटेशन तो क्लियर है कि सर फिक्स्ड एसेट्स के अंदर, बैलेंस शीट की एसेट साइड, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर सेकंड हेड इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर आप उसको क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। क्लियर? सो वन बाय वन यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट पेज पे सर कुछ चार्ट्स गिवन है। ये वन बाय वन थोड़ा सा क्लमजी सा है, बट वन बाय वन इसको अच्छे से रीड करेंगे। सबसे पहले सर आप यहाँ पे ओपन करें सर, एंड ये चार्ट्स ऐसे हैं, वन शॉट में 2-3 चार्ट्स हैं, वन शॉट में सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका क्लियर हो जाए। छोटा सा पार्ट, यस प्लीज। डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, सबसे पहले सर Intangible assets are identifiable. सर ये इंटेंजिबल एसेट्स अपने आप में क्या होती है, पहली बात तो आइडेंटिफाइबल। यहाँ पे मैं 4 वर्ड डिस्कस करूंगा इसकी डेफिनेशन के अंदर। इंटेंजिबल एसेट्स अपने आप में क्या होती हैं, आइडेंटिफाइबल। आइडेंटिफाइबल का मतलब क्या होगा, कैपेबल फॉर सेल, जिसको वर्ड बोलते हैं कि जिसकी अपनी एक पहचान है, जो कैपेबल फॉर सेल है, दैट इज कॉल्ड एज आइडेंटिफाइबल। क्लियर? यस। सेकंड थिंग, सेकंड वर्ड क्या लिखा हुआ है, नॉन मॉनिटरी एसेट। नॉन मॉनिटरी एसेट। नेक्स्ट इज विदाउट, मेन चीज विदाउट क्या लिखा हुआ है, फिजिकल सब्सटेंस। अरे सर अगर इसका भी फिजिकल सब्सटेंस होने लग गया फिर वो टेंजिबल नहीं हो जाएगा। इनटेंजिबल होने का मेन मतलब ही क्या होता है, जिसका अपना कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, बट उनको प्रोवाइड करने के लिए अगर कोई स्टोरेज मीडिया, अगर कोई कुछ मीडिया या कुछ डिवाइस यूज किया गया, दैट्स इट इज नॉट कॉल्ड एज कि वो टेंजिबल हो गया।
अब लेट इट बी, अब मेरी जो क्लासेस हैं, लेट इट बी मैं आपको पेन ड्राइव के थ्रू आपको प्रोवाइड करता हूँ, या सॉफ्टवेयर आप लोग परचेज करते हैं। चलो आजकल तो सिस्टम चेंज हो चुका है, ऑनलाइन डाउनलोड करो, सीरियल की डालो, डन। पहले आपको वो कॉम्पैक्ट डिस्क आती थी, कोई भी सॉफ्टवेयर एंटीवायरस या कुछ भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर आपने लेने होते थे, वो प्रॉपर सीडी डीवीडी में आते थे। अब आप नॉर्मली कहो यस सॉफ्टवेयर की क्या है जी, देखो टेंजिबल है कि सॉफ्टवेयर अपने आप में क्या है, फिजिकल सब्सटेंस वाले हैं, गलत। सॉफ्टवेयर का अपना कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए, उसको प्रोवाइड करने के लिए, ट्रांसफरेबल करने के लिए उसको एक मीडिया, इसको एक स्टोरेज डिवाइस दिया गया, बट दैट डजंट मीन कि उसका अपना फिजिकल सब्सटेंस। क्लियर है? तो अल्टीमेटली 3 वर्ड हो चुके, डिवाइड करेंगे वन बाय वन। सबसे पहला आइडेंटिफाइबल, नंबर 2 नॉन मॉनेटरी एसेट, एंड नंबर 3 सर विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। आगे हेल्ड फॉर, सर ये आपने हेल्ड क्यों कर रखे? ये बिजनेस में आप इसको एसेट वर्ड यूज कर रहे हो, तो नेचुरली जैसे आपने AS 10 में कहा था ग्रुप 1 में, सेम यहां पे वर्ड होगा। हेल्ड फॉर किस पर्पस के लिए? यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। अब मैं नॉर्मली कहूं सर मेरे जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, तकरीबन नॉर्मली साल का 30 to 40,000 मेरा सॉफ्टवेयर्स पे जाते हैं अल्टीमेटली। एंड अभी तो कोई ज्यादा अच्छे वाले नहीं ले रखे, अगर अच्छे वाले लेने पड़े तो मतलब 60-70,000 ऑलरेडी। पर आजकल सारी ये सॉफ्टवेयर की तो खेल है, ये जितना रिफाइंड वे से क्लासेस एंड ऑल सब कुछ जो चलता है सिर्फ सॉफ्टवेयर है और कुछ नहीं है। बनाने को ये सारा स्ट्रक्चर बदल जाएगा अगर नॉर्मली सॉफ्टवेयर के थ्रू रिकॉर्डिंग होने शुरू हो जाए। आपको ये लगे पता नहीं कौन से मल्टीमीडिया स्टूडियो में बैठे हैं आप लोग, वो पेड वर्जन सर महंगे बहुत है। अब 30,000 के या 40,000 के सॉफ्टवेयर हैं, मैं तो सर उसको एसेट बनाऊंगा, बट कौन सी एसेट बनाऊंगा? इंटेंजिबल्स। क्योंकि वो मेरी वो सॉफ्टवेयर की जो कॉस्ट है वो बिजनेस में फॉर द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज के लिए मैंने क्या कर रखी है? हेल्ड कर रखी है। सर बिल्कुल सही, फिर तो आपकी वो इंटेंजिबल एसेट बननी चाहिए जो आपको प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या रेंडरिंग ऑफ सर्विस करने में क्या करे? हेल्प करे, दैट इज योर इंटेंजिबल एसेट। अब ये 4 वर्ड्स थोड़ा डिफाइन करते हैं वन बाय वन। सर व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिफाइबल? आइडेंटिफाइबल मींस क्या लिखा हुआ है? कैपेबल फॉर सेल। हाँ सर कैपेबल फॉर सेल है। कैपेबल फॉर सेल मतलब आप नेक्स्ट आगे किसी को अगर देना चाहते हो इंटेंजिबल्स, यस इट कैन बी सेल सर, इट कैन बी सेल। अब कॉपीराइट्स हैं, कॉपीराइट्स होते क्या हैं? कि ये इसको कॉपी करने का राइट, जो गिवन जो डाटा है इसको कॉपी करने का राइट सिर्फ किसके पास है? मेरे पास। आप कॉपीराइट्स को इंटेंजिबल ट्रीट करते हैं, व्हाई? क्यों? सबसे पहली कंडीशन क्या थी? आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। आइडेंटिफाइबल मींस क्या कॉपीराइट सेल होते हैं? क्या ट्रेडमार्क सेल होते हैं? यस सर। पेटेंट सेल होते हैं? यस सर। ये सारे आइडेंटिफाइबल हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज इंटेंजिबल एसेट्स। अब आज से राइट आपका हो जाएगा, लो जी कॉपीराइट आप ले लो, हमें क्या दिक्कत है, इतने पैसे लगेंगे। अब आपका कहीं लिया क्या है ना दिया क्या, कुछ दिख तो रहा नहीं, फिजिकल सब्सटेंस तो है नहीं सर। ये राइट ही जस्ट अपने आप में क्या है? आप अपना राइट सेल कर रहे हैं। जरूरी थोड़ा कि इंटेंजिबल का तो मतलब ही क्या था? जिसका अपना फिजिकल सब्सटेंस नहीं। वो भी एक ना बस एग्रीमेंट बना के मुझे कागज पे लिख के देना होगा, मैं कहूँ देखो जी टेंजिबल है, पेपर दिख तो रहा है। अरे वो टेंजिबल थोड़ी हो गया। कॉपीराइट वर्ड का जैसे मशीनरी है, मशीनरी तो अपने आप में सब्सटेंस है। कॉपीराइट का कोई अपना सब्सटेंस है? ट्रेडमार्क का कोई अपने आप में सब्सटेंस है? सॉफ्टवेयर का अपने आप में कोई सब्सटेंस है? नहीं। इन सबको नेक्स्ट आगे रिकॉर्ड करके नेक्स्ट आगे कोई ना कोई मीडिया के थ्रू ट्रांसफर किया जाता। नेक्स्ट नंबर 2 इज नॉन मॉनेटरी एसेट। यस प्लीज। मींस अच्छा नॉन मॉनेटरी पता क्या कहना है? जो मॉनेटरी होती है ना, जैसे AS 11 में भी वर्ड आया था मॉनेटरी एक्सचेंज, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। मॉनेटरी मतलब whose realization is fixed under some contract। जैसे मान लो परचेज सेल नॉर्मल करना गुड्स की, अरे उस केस में तो प्राइस आपके फिक्स होते हैं। अब ये कॉपीराइट्स आपकी एसेट है,
ट्रेडमार्क्स आपकी एसेट है या पेटेंट्स आपकी एसेट है, आपको पता है कि आपका पेटेंट कितने में जाएगा? आपको पता है कि आपकी पेटेंट्स की वैल्यू क्या हो? ये डिपेंड करता है वैल्यू करने वाला कौन, किसके लिए सबसे बड़ा बेनिफिशियल। अब नेचुरली जिस पर्सन को आपका पेटेंट चाहिए होगा वो तो कहेगा सर मुंह मांगी कीमत दूंगा, मेरे को अपने पेटेंट्स। आप अपना ट्रेडमार्क ब्रांड नेम मुझे दे दो, ब्रांड नेम की क्या वैल्यू है बताना। कैन यू डिफाइन इन अ फिक्स टर्म दैट दैट इज माय ब्रांड वैल्यू? मांगने लगोगे ना तुम भी 2 बार सोचोगे कितना मांगो। क्यों? अरे सर सेल्फ कंस्ट्रक्टेड है, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड। आपकी ब्रांड का नाम, आपकी फर्म का नाम, ये सारे आप लोगों की क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स है। सेल ऑफ गुडविल, गुडविल की सेल करना, आप कितना मांगोगे? इज एनी फिक्स? कहीं फिक्स है क्या? सो हाउ कुड यू से दैट दैट इज अ मॉनेटरी आइटम? सर इंटेंजिबल्स आर प्योरली नॉन मॉनेटरी। तुम्हें खुद नहीं पता होगा नेक्स्ट आगे इसकी आपको क्या वैल्यू मिलेगी। तो पढ़िए क्या लिखा हुआ है, whose realization is not fixed under contract। किसी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग फिक्स्ड हो रही है। मशीनरी है, मशीनरी है, जब आप उसको परचेज करते हैं तो ऑब्लिगेशन इज फिक्स्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट। हम तय करते हैं ना, कैन पता होता है कि सर मशीनरी की वैल्यू इतनी है, दैट इज मॉनेटरी आइटम। एंड हेयर इंटेंजिबल्स आर नॉन मॉनेटरी, क्योंकि इसकी कौन सा कोई कोई अंडर कॉन्ट्रैक्ट हमारी फिक्स है कि इतनी वैल्यू होगी। अरे सर ये तो सर्कमस्टांस बताएंगे ना, एट दैट मोमेंट देखा जाएगा कितनी वैल्यू है आपके एट प्रेजेंट। यस। एंड थर्ड इज विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल सब्सटेंस? यस मींस नो सब्सटेंस ऑफ इट्स ओन। क्लियर? फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। स्टोरेज डिवाइस इज पॉसिबल, स्टोरेज डिवाइस पॉसिबल, बट स्टोरेज डिवाइस होना दैट डजंट मीन कि उसका अपना एक फिजिकल सब्सटेंस है। गलत नहीं सर, इंटेंजिबल्स का कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता। क्लियर? एंड द लास्ट, हेल्ड फॉर यूज। यूज का मतलब क्या हुआ? फॉर द पर्पज ऑफ होल्डिंग। द पर्पज ऑफ होल्डिंग सच एसेट शुड बी, क्या होना चाहिए? यूज इन द प्रोडक्शन और सर्विस और मे बी। नेक्स्ट आगे क्या लिखा हुआ है? रेंटल। सेम AS10 की डेफिनेशन। वहां पे भी तो आपने क्या कहा था? मे बी फॉर रेंटल पर्पज ऑल्सो। बहुत सारे होते हैं। अब ये जो होते हैं तुम्हारे ये माइनिंग राइट्स, माइनिंग राइट्स, मैं नॉर्मली कहूँ माइनिंग राइट्स मेरे पास है, मैं आगे रेंट पे दे सकता हूँ उसको, क्योंकि प्रॉपर्टी तो मेरी है ना। वो माइन करने की जो लाइसेंस है वो किसके पास है? मेरे पास है। बट नेक्स्ट आके मैंने सब लीज कर दिया, नेक्स्ट आके किसी को दे दिया, दैट इज अलाउड सर, मे बी फॉर रेंटल पर्पस ऑल्सो। आप कहें जी इनटेंजिबल कैसे रेंटल पे जाती है? क्यों? रॉयल्टी, कॉपीराइट्स के बदले में आपको क्या मिलती है? नेचुरली सर रॉयल्टी मिलती है। ये सब कुछ अलाउड है सर, मे बी फॉर रेंटल पर्पस ऑल्सो। मे बी आप यूज करो, आप सर्विसेज में यूज करो, या आप नेक्स्ट आगे किसी को रेंट पे दें, दैट इज फाइन सर। ब्रांड नेम, मैंने अपना ब्रांड नेम आपको यूज करने के लिए दिया, फ्रेंचाइजिंग फीस, ये भी तो सारे अपने आप में क्या रेंटल है। आप हमारी कंपनी का नाम यूज कर रहे हैं, अब मैं कहूँ जी कंपनी का नाम इंटेंजिबल एसेट है भाई हमारे को। हमारा ब्रांड नेम आज की डेट में क्या रखता है? वैल्यू रखता है। एंड अगर आप हमारी फर्म का नाम, हमारी कंपनी का नाम, हमारा ब्रांड नेम यूज करेंगे, यू मस्ट हैव टू पे। टाइटल हेड्स, मस्ट हेड्स जितने भी हैं सर, ये सारे, ये गुडविल तो पार्ट है कि हम तो चार्ज करेंगे सर। अच्छा कई तो फिक्स होते हैं, एक होता है लमसम, फ्रेंचाइजिंग फीस दो, ब्रांड नेम आप यूज करो। एक होते हैं ना सर, हम मंथली पार्ट लेंगे या एनुअली पार्ट लेंगे, वो डिपेंड करता है कि तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स के ऊपर आपका किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ हो। क्लियर? सो बेसिकली इनटेंजिबल एसेट्स आर, नंबर 1 क्या था? आइडेंटिफाइबल। नंबर 2 नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज या नॉन मॉनेटरी एसेट्स। क्लियर? and number 3 without physical substance, and number 4 held for use। the purpose of holding that intangible asset must be, क्या होना चाहिए? for the use in the production of goods, rendering of services, or for one shot में पूरी डेफिनेशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे सर, एग्जांपल्स क्या हैं? पढ़िए जी। गुडविल, अच्छा गुडविल में भी सेल्फ जनरेटेड हो या मे बी परचेज्ड, कोई भी हो सकती है। क्लियर? परचेज्ड होगी तो कॉस्ट होगी, सेल्फ जनरेटेड होगी तो कॉस्ट नहीं होगी, कॉमन सी बात। यस, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर्स, वेबसाइट। अब वेबसाइट हमने कौन सा किसी से बनवाई? हमारे यहाँ पे जो एम्प्लॉइज हैं उन्होंने खुद बनाई वेबसाइट, ये भी तो हमारी इंटेंजिबल एसेट। उसको बनाने में जितनी कॉस्ट आई
जितना एक्सपेंडिचर आया। एंड वेबसाइट बनाना सर अपने आप में काफी एक्सपेंडिचर है। एक बढ़िया वेबसाइट बनाने में 50,000 to 1 लाख रुपीस बड़े आराम से लग जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपने ऑप्शंस एंड फीचर्स कौन कौन से वेबसाइट पे अवेलेबल करवाने। एंड कुछ होती हैं सिर्फ इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स, एंड कुछ होती हैं जिनमें पेमेंट गेटवे भी लगे होते हैं कि आप ऑनलाइन पे कर सकते हो। वो बड़ी महंगी मेंटेनेंस है, आगे उनकी एनुअल मेंटेनेंस भी होती है। हमने भी सोचा एक बार की वेबसाइट बनाते हैं, जब बिल बना के दिया मैं कह रहने दे भाई, अपना सिस्टम तो और है, हमारा पर्पस कुछ और था। इतना पर्पस तो हमें चाहिए ही नहीं जिस पर्पस के लिए वो बता रहे हैं। वो तो बना दिया 1.5 लाख रुपए का बिल कि सर ये पेमेंट गेटवे होगा, पोर्टल पे ये स्पेस लेनी पड़ेगी, पर्टिकुलर पोर्टल परचेज करना पड़ेगा, 30,000 का तो पोर्टल है, मैं तो छोड़ दे, आपका करना ही नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट आगे, नो हाउ प्रोडक्शन प्रोसेस, आईपीआर। आईपीआर मींस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्लियर? डिजाइंस, अरे डिजाइंस, इंटेंजिबल एसेट्स। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ये जितने भी तेरे सारे शेप, साइज, कलर, जितना कुछ भी होता है, कॉम्बिनेशन एंड ऑल, इनके केस में तो डिजाइन ही बड़े चोरी होते हैं। डिजाइन इनको बड़े कॉन्फिडेंशियल रखने पड़ते हैं। क्लियर? फॉर्मूलाज, मैगी एक बार अपना फॉर्मूला बाहर डिस्क्लोज कर दे, हर जना खाना बना लेगा सर। आज भी वो टेस्ट उनका वैसे ही क्यों है? कोक एंड पेप्सी इतने बड़े कंपटीटर होकर दोनों सेम क्यों नहीं है? जस्ट फॉर्मूला। एंड दैट फॉर्मूला भी क्या, वो डिग्रीज हैं, क्या क्वांटिटी, कौन सी आइटम कितनी डालनी है, दैट बिकम्स द टेस्ट। आप कहते रेसिपी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, नेचुरली सर आपकी रेसिपी उसी के कारण तो खा रहे हो। अगर रेसिपी ही डिस्क्लोज कर दी, इंडिया तो पहले कॉपी करने में तेज है, चाइना वाले उससे ज्यादा तेज है। तो बता तो सही एक बार, ये डिस्क्लोज ही नहीं देते, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है ये सारी। जितनी मर्जी नेक्स्ट आगे न्यूडल्स आगे अलग अलग लगा लो, मैगी रिमेन्स द सेम, रिमेन्स द सेम टिल डेट। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ऐसे ही कोक का टेस्ट अल्टीमेटली सर कितनी कंट्रीज में वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं, बट स्टिल द टेस्ट रिमेन्स द सेम। दैट इज कॉल्ड एज कंसिस्टेंसी। दैट्स व्हाई दे आर इन द मार्केट टिल नाउ। नहीं अभी तक तो कितने लोग नेक्स्ट आगे बनकर बाहर चले गए, ये क्यों बाहर नहीं गए? इनकी कंसिस्टेंसी है सर, इनकी इंटेंजिबल एसेट्स हैं ये सारे। यस प्लीज नेक्स्ट आगे चलो, ये तो एग्जांपल्स हुई। हाँ जी, नहीं शो क्यों नहीं करेंगे? करेंगे, अगर मैं ही शो नहीं करूंगा, ठीक है ना, बट चाहे नॉमिनल वैल्यू पे शो करें, बट शो करूंगा, पार्ट बनाऊंगा। अगर आप गुडविल अपनी क्या करते हैं, फील करते हैं। क्लियर? चाहे नॉमिनल वैल्यू पे करें किसी भी, अगर तो परचेज होगी, अगर तो परचेज होगी, फिर तो सर नेचुरली प्रॉपर कॉस्ट होगी ना आपके पास। ऐसे आपने पहले नहीं पढ़ा था एक पॉइंट कहीं कि अगर कोई भी एसेट आपको विदाउट कंसिडरेशन मिली है, कि आप उसको एफएस में रिकॉर्ड नहीं करोगे? रिकॉर्ड तो करेंगे ना, चाहे किस पे करो, शो तो करो ना। क्योंकि अगर मेरी बैलेंस शीट में नहीं वो चीज आएगी, फिर तो आप कल को क्लेम कैसे कर पाओगे? आपको क्लेम करने के लिए उसको चाहे नॉमिनल कॉस्ट पे दिखा, पर दिखाना पड़ेगा ये चीज। क्लियर? फॉलोइंग आर नॉट, अब क्लियर वर्ड, फॉलोइंग आर नॉट इंटेंजिबल एसेट्स। मतलब ये तुझे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि शायद ये भी इंटेंजिबल एसेट्स है, बट AS 26 ने क्लियरली, AS 26 के भी क्या लिखा हुआ नीचे, पैरा 56 ऑफ AS 26 ने क्लियरली बोल दिया कि ये आइटम्स डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में राइट ऑफ करें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करें, कोई आपको इंटेंजिबल एसेट बनाने की जरूरत नहीं। और ये क्रक्स लिखे हुए तेरे सामने, अगर कोई भी क्वेश्चन उठाओगे सॉल्व करने के लिए, ईच एंड एवरी वर्ड आप लोगों का यहां से क्या होगा, कवर्ड होगा। ध्यान से ना पढ़ा हो अलग बात, बट कवर्ड होगा। एक्सेप्ट 1% चांस, कोई ना कोई क्वेश्चन तो हर बार ICAI नया ले ही आता है, अदरवाइज 99% कवरेज आप लोगों को यहां से मिलेगी मिलेगी। क्लियर? यस प्लीज। कौन कौन से? लाइक सर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये तो कभी भी इंटेंजिबल एसेट का पार्ट ही नहीं होते, ये तो आपके राइट ऑफ डायरेक्टली कहां पे होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ये भी सर मैक्सिमम डेफर्ड हो सकते हैं, इंटेंजिबल्स नहीं होंगे, डेफर्ड हो सकते हैं कि आप धीरे धीरे इसको राइट ऑफ करें, बट होंगे तो ये राइट ऑफ। डेफर्ड होने का कारण क्या होता है एडवर्टीजमेंट की? इसका जो बेनिफिट है वो मोर देन 1 ईयर समटाइम्स आपको एक्सपेक्ट होता है, तो एट दैट केस तो आप उसको धीरे धीरे क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। सर रीलोकेशन एक्सपेंसेस, कई बार क्या होता है, यहां से बिजनेस आपने कहीं रीलोकेट करा कोई अदर
अदर जगह पे, या शिफ्टिंग एक्सपेंसेस उसके नीचे ही पड़े हैं। इवन स्टाफ ट्रेनिंग, स्टाफ को ट्रेन करने की, मान लो नया स्टाफ आया, उनके लिए पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करे, ट्रेनर्स अपॉइंट करे, 5 लाख रुपए का खर्चा हुआ। आप क्या कह रहे थे सर, ये फॉर द रेंडरिंग ऑफ सर्विस, फॉर द प्रोडक्शन इन द गुड्स, ये 5 लाख रुपए क्या करेगा, मतलब इनको ट्रेन करना क्या करेगा, हेल्प आउट करेगा। आपको नहीं लगता कि ये इंटेंजिबल एसेट्स होनी चाहिए? मैं कहा फर्स्ट ऑफ ऑल इज दैट, अगर तू एसेट कहता भी है, इज इट आइडेंटिफाइबल? आइडेंटिफाइबल का मतलब क्या था यार? ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग आप लोगों ने इनको सिखाई, ये सीख चुके, ठीक है तेरी बात सही है, हेल्ड फॉर यूज किसमें है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है, फॉर द रेंडरिंग ऑफ सर्विस है, व्हाटएवर है, क्या बाकी कंडीशंस पूरी हो रही हैं? तो कैसे कह सकते हो इंटेंजिबल एसेट? अलाउड ही नहीं है। पढ़िए, नॉट कैपेबल ऑफ, सबसे मेरा मेन पॉइंट, नॉन कैपेबल ऑफ, क्या सर पहली कंडीशन पूरी नहीं है, रीजन भी साथ में दे रहा हूं, ये थोड़ी कि जस्ट याद कर लो कि ये पॉइंट्स हैं, क्योंकि सर ये कैपेबल फॉर सेल नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर आउट ऑफ स्कोप ऑफ इंटेंजिबल एसेट, दे आर नॉट इंटेंजिबल एसेट्स। क्लियर? पैरा 56 ऑफ AS 26, यस, which requires them to be written off in the P&L. और AS 26 के पैरा 56 में लिखा हुआ है ऑलरेडी, these items to be written off in the profit and loss as revenue expense। डायरेक्टली करो सर, कोई एक बार भी सोचने की जरूरत नहीं है कि ये इंटेंजिबल्स, इंटेंजिबल्स के लिए 4 वर्ड, वो अपने डेफिनेशन वाले वो याद रख। क्लियर? नेक्स्ट इज आफ्टर दैट लास्ट वर्ड इज रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। एक बार, यस प्लीज। Following conditions should be satisfied for recognition of IA are common। किसी भी एसेट को रिकॉर्ड करने के लिए 2 कंडीशंस हमेशा चेकआउट की जाती हैं। नंबर 1 FEB, दैट इज फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्लो टू द एंटिटी। क्या उस इंटेंजिबल एसेट को यूज करके तुम्हें कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा? इज इट प्रोबेबल? प्रोबेबल मींस मोर देन 50%। यस, नॉट पॉसिबल। पॉसिबल होता है लेस देन 50, प्रोबेबल होता है मोर देन 50, दोनों में फर्क है। एंड वर्ड क्या लिखा हुआ है? एंड इट्स कॉस्ट कैन बी मेजर्ड। सर अगर दोनों कंडीशन सक्सेसफुल हैं तो आप उसको अपनी इंटेंजिबल एसेट की तरह क्या करें? रिकॉर्ड। क्लियर? जो भी आप लोगों की एंट्री पास ऑन होती है, इंटेंजिबल एसेट अकाउंट डेबिट टू डिपेंड करेगा, परचेज है, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड है, व्हाटएवर जो भी है, उसके अकॉर्डिंग टू आप अपना ट्रीटमेंट करें। बुक्स में इंटेंजिबल एसेट को डेबिट कर लो। इज इट क्लियर? यहां तक को डाउट? चलिए, हाँ कुछ और है, तभी बोले कम है। यस, AS इज नॉट एप्लीकेबल। ये आगे तेरा स्कोप, आप कह रहे थे ना कि सर स्कोप यहाँ पे नहीं है, ये लास्ट पैराग्राफ आपका किसका है? स्कोप। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किन किन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा? सबसे पहला, आपने हर जगह क्या पढ़ा है? हर जगह क्या पढ़ा है? जहां पे कोई दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उस पॉइंट को कवर कर रहा है, तो सर करंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे कि डेफर्ड टैक्स एसेट्स, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, तो इनके लिए सर पर्टिकुलरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 है, तो वो डेफर्ड टैक्स ऑटोमेटिकली वो डील करेगा सर, हमें बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं, वो उनका मैटर है, हमारा मैटर नहीं। ओके, स्टॉक तो सर वैसे भी AS2 के अंदर कवर होता है। क्लियर? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे डेरिवेटिव्स एंड ऑल, जो तुम्हारे ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, क्लियर, जैसे शेयर्स को लेकर, सिक्योरिटीज को लेकर, सर इनके ऊपर IND AS 109 एप्लीकेबल है, तो आपके स्कोप के अंदर ये कवर नहीं होती। ये ना आपका AS 30, 31, 32, टोटल 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं स्टार्टिंग से। ये लास्ट वाले जो 3 हैं, 30, 31, 32, इनको मर्ज करके, चलो आजकल तो वो AS में तो खत्म ही कर दिए गए, IND AS 109 के अंदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से दे दिया। अदरवाइज वो लास्ट वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इनके ऊपर, एंड उससे लास्ट 29 आपके सिलेबस में। क्लियर? यस प्लीज। डिस्काउंट ऑन issue of debentures A16। अब डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ये अपने आप में क्या है? बोरोइंग कॉस्ट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 ग्रुप 1 आपका कवर करता, तो हम थोड़ी बीच में कवर करेंगे। क्लियर? एंड टर्मिनेशन बेनिफिट्स कवर्ड बाय AS 15, एम्प्लॉय बेनिफिट AS 15 उसके ऊपर एप्लीकेबल है। तो कुल मिलाकर सर जिसके ऊपर कोई दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, मेरा स्कोप उसके ऊपर नहीं आया, मैं उसके ऊपर कोई कवरेज नहीं करूंगा। क्लियर? नेक्स्ट इज, यस प्लीज, नेक्स्ट चार्ट, इनिशियल रिकॉग्निशन। अब आइए जी,
अब चार्ट आपके पास क्या है, पहले इनिशियल, बाद में जो चार्ट आएगा वो क्या होगा, सब्सिक्वेंट। क्लियर? एंड इसमें भी डिपेंड करेगा, पहले वन बाय वन। यस प्लीज। इनिशियल के अंदर तेरे सामने पहले केस देखियो क्या लिखा हुआ है, अगर परचेज है, अगर एक्सचेंज है, गवर्नमेंट ग्रांट है, कई बार गवर्नमेंट आपको क्या करती है, ग्रांट प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट आपको कोई अपनी ओर से हेल्प प्रोवाइड कर रही है, इंटेंजिबल एसेट्स प्रोवाइड कर रही है। क्लियर? इन स्कीम ऑफ एमलगमेशन, मे बी शायद आपने मर्जर के टाइम, किसी दो कंपनीज के मर्जर के टाइम आपने वो एसेट को एक्वायर करा। क्लियर? या मे बी लास्ट वन क्या है, सेल्फ जनरेटेड। क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज, मतलब नेक्स्ट चार्ट पहले सेल्फ जनरेटेड का आने वाला है। मेन डिस्कशन सेल्फ जनरेटेड के ऊपर हमारी रहने वाली है, क्योंकि सर उसमें आपको थोड़ी डिवाइडेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर करनी होगी। सबसे पहले सर इनिशियल रिकॉग्निशन। यस प्लीज। परचेज, यस, परचेज प्राइस प्लस टैक्सेस ऑन परचेज, और वही हर तरह की डेफिनेशन वही ग्रुप 1 में कितनी बार आप पढ़ चुके हो, AS2, AS13, AS10, हर जगह कोई स्टॉक, कोई एसेट, कोई इन्वेस्टमेंट को परचेज करने के लिए जो भी कॉस्ट आपने निकाली है, सेम पॉइंट है। बट सर टैक्स वो ऐड होंगे जिनका इनपुट क्रेडिट आपको नहीं मिलता। कहने का मतलब जो अपने आप में नॉन रिफंडेबल हैं वो कॉस्ट का पार्ट बनते हैं, बट जिनका रिफंड आपको मिलेगा सर वो थोड़ी आपकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। उसका इनपुट आप ले तो लोगे जीएसटी का। आगे प्लस एक्सपेंसेस ऑन वैल्यूएशन, समटाइम्स मान लो कोई लीगल वैल्यूएशंस आपको करवानी पड़ती हैं, तो जो भी एक्सपेंसेस वहां पे होंगे वो भी आपकी कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। प्लस मेन टिक कर लेना, एक्सपेंसेस टू ऑब्टेन टाइटल। टाइटल मींस ऑनरशिप। ऑनरशिप को लेने के लिए, ऑनरशिप ऑब्टेन करने के लिए, अरे सर ये डॉक्यूमेंटेशन, स्टैम्प पेपर एंड ऑल लीगल प्रोसेस, इसमें भी तो खर्चा आएगा, 5-10 हजार तो कम से कम इसमें लग जाएंगे, तो वो भी तो आपकी कॉस्ट का पार्ट है। वो भी तो आपकी कॉस्ट का पार्ट है। सिर्फ एसेट लेना ही नहीं, उसकी मेन तो ऑनरशिप लेना, दैट इज द मेन थिंग। तो ऑनरशिप लेने के लिए भी अगर आपने कोई नेसेसरी एक्सपेंडिचर्स करे होंगे, दैट बिकम्स पार्ट ऑफ योर कॉस्ट। क्लियर? सो दैट इज कॉल्ड योर इनिशियल कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट फर्स्ट टाइम। और आपने एक चीज रीड आउट करी हुई है, इनिशियल रिकॉग्निशन इज ऑलवेज एट कॉस्ट। सब्सीक्वेंट के केस में, सब्सीक्वेंट के केस में आप चेकआउट करते हो कि सर उसकी कॉस्ट और उसके एफईबीज एंड कितने हैं, एंड उसकी अमोर्टाइजेशन पैटर्न जो भी होगा, कीपिंग इन माइंड, देन उसके अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज करते हैं। इनिशियली हर आइटम कॉस्ट पे ही क्या होती है, रिकॉर्ड होती है। नेक्स्ट इज, अब एक सिंपल सा पॉइंट, अगर सर आपने वो एक्सचेंज करी होगी, एक्सचेंज करने का मतलब एक एसेट दी दूसरी एसेट ली, एक सिंपल सा रूल। अब यहाँ पे जी पॉइंट तो वही है, या तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन या फेयर वैल्यू ऑफ एसेट ऑब्टेन्ड, whichever is more clearly evident. What do you mean by more clearly evident? Reliable. Which one is more reliable ना? You just recorded that. आप उतने पे रिकॉर्ड करो, क्योंकि एक्सचेंज है ना। एक्सचेंज के केस में मैंने कौन सा कुछ पे आउट करा, अगर करा भी होगा तो भी वो पार्ट पे में चला जाएगा। बाकी वैल्यू का क्या करोगे, विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट, जो ज्यादा रिलायबल होगी दोनों में से, आप उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज, अच्छा अगर गवर्नमेंट ग्रांट है तो सर वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट इज रिकॉर्डेड एट किस पे, नॉमिनल वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एज स्मॉल। अच्छा अगर कंसेशनल रेट हुआ तो पे तो करा है मैंने, चाहे कंसेशनल रेट पे है, गवर्नमेंट ग्रांट पे ही था AS 12 में। क्लियर? कि नॉर्मली वहां पे नॉमिनल वैल्यू पे आपको रिकॉर्ड तो करना होगा, शो तो करना होगा। नेक्स्ट इज इन स्कीम ऑफ एमलगमेशन, एंड एमलगमेशन मींस मर्जर। दो कंपनीज का जब मर्जर होगा तो उनकी इंटेंजिबल एसेट भी मेरी एसेट में आके बैठ जाएंगी, तो किस वैल्यू के साथ, पढ़िए, इफ एनी एसेट इज ऑब्टेन in scheme of amalgamation, value of intangible asset will be fair of such intangible. सर फेयर वैल्यू पे आप उसको रिकॉर्ड करें, बट सर इफ सच फेयर वैल्यू कांट बी आइडेंटिफाइड। अब आप कह रहे हो इसकी फेयर वैल्यू तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा बिकॉज रेडिली मार्केट अवेलेबल नहीं है। क्लियर? कैपेबल फॉर सेल तो है, बट आपकी जो एसेट है ना रेडिली अवेलेबल मार्केट नहीं है। जैसे आप कहते हैं गोल्ड, गोल्ड तो सब जब मर्जी बेच लो, इन सबकी क्या होती है, रेडिली अवेलेबल मार्केट्स में। बट ऐसे मान लो डिजाइन है, ऐसे थोड़ी बिक जाएंगे, ऐसे थोड़ी ही सेल हो जाएंगे, टाइम लगेगा सर। एट प्रेजेंट दैट इज फेयर वैल्यू कांट बी आइडेंटिफाइड इजीली। तो आप ऐसे करो, उसकी बुक वैल्यू, उसकी बुक्स में, उसकी मतलब जिस कंपनी को तुम क्या कर रहे हो, एक्वायर, तो बुक वैल्यू ऑफ द क्या लिखा है, ट्रांसफर। अरे मैं तो ट्रांसफरी हूं,
मैं तो ट्रांसफर ही हूं, क्योंकि मैं उसकी एसेट्स क्या कर रहा हूं, ऑब्टेन। उसकी बुक्स में जितने की बुक वैल्यू है ना, उतने पे रिकॉर्ड कर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बट सर ये डिस्क्लोज कर देना कि द फेयर वैल्यू कांट बी आइडेंटिफाइड। अदरवाइज जब मैं टेक ओवर करूंगा, या वो पर्सन भी टेक ओवर अगर करवाएगा, वो बुक वैल्यू पे थोड़ी करवाएगा, वो किस पे करवाएगा, फेयर वैल्यू पे करवाएगा। कि सर वो तो क्या कहेगा जी, मेरी बुक्स में एसेट कितने की है, 50,000, बट एट प्रेजेंट ये कितने की है, 80,000। तो सर ये 80,000 में करेगा ना मुझे तो। मैं तो खुद कह रहा हूं कि अगर फेयर वैल्यू होगी तो फेयर वैल्यू पे लेके आएंगे, अगर फेयर वैल्यू नहीं होगी तो जितने की बुक वैल्यू है उसी वैल्यू पे मैं अपनी एसेट क्या कर लूंगा, रिकॉर्ड कर। क्लियर? नेक्स्ट इज, हाँ जी, नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी का मतलब क्या था, फिक्स्ड नहीं होती, वैल्यू होती है। नॉन मॉनेटरी गलत मीनिंग ना पढ़ो। नॉन मॉनेटरी, अरे कमाल कर दी, इंटेंजिबल की पैसों में तो वैल्यू होती है, फिक्स्ड नहीं होती, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नॉन मॉनेटरी। समझ गए ना? नॉन मॉनेटरी वो पॉइंट से मत पढ़ना कि इनकी कोई मनी, अगर मनी वैल्यू भी ना हो तेरी बुक्स में रिकॉर्ड ही क्या करेगा, फिर तो सेल भी क्या करोगे, फिर तो अकाउंट से बाहर होगी। सर नॉन मॉनेटरी का मतलब क्या है, इट्स रियलाइजेशन इज नॉट फिक्स्ड अंडर सम कॉन्ट्रैक्ट। फिक्स्ड नहीं है बट वैल्यू तो है, वैल्यू तो है। आप मार्केट में अपने उसकी ब्रांड नेम की वैल्यूएशन करवाओ, आप अपना पब्लिश करवाओ कि ब्रांड नेम अपना सेल करना चाहते हैं, लोग अप्लाई करेंगे। कि आप अपना ब्रांड नेम अगर वेल नोन है, कि आप अपना ब्रांड नेम हमें सेल कर दीजिए, इतने पैसे हम दे देंगे। वैल्यू है बट नॉट फिक्स्ड है, इसीलिए वर्ड नॉन मॉनेटरी यूज करते हैं। क्लियर? यस, गुडविल भी रिकॉग्नाइज्ड एज, और बाकी सर जो भी डिफरेंस होगा इन केस में, बैलेंसिंग फिगर आप इसको रिकॉर्ड कर देंगे गुडविल। क्लियर? अगर फेयर वैल्यू पे है तो, अगर फेयर वैल्यू पे हो तो, अगर बुक वैल्यू पे आ रहा है फिर थोड़ी। क्लियर? फिर तो एज इट इज वैल्यू तो आ रही है, उसमें क्या डिफरेंस आएगा? डिफरेंस कब आएगा, डिफरेंस कब आएगा, जब सर बुक वैल्यू पे थी बट टेक ओवर कितने पे हुई, फेयर वैल्यू पे। तो जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी ट्रीटेड एज गुडविल, कि मैं एक्स्ट्रा पे आउट करके आ रहा हूँ। चीज वो 50 की थी, ली कितने में है, 80,000 की है, 30,000 की क्या है, एक्स्ट्रा गुडविल जो मुझे पे आउट करनी पड़ी। नेक्स्ट इज, यस, सेल्फ जनरेटेड। पहले यहां तक बताओ जी, बताओ एक बार स्क्रीन करो फटाफट से, फटाफट यहां तक रिवाइज करें, फिर आगे सेल्फ जनरेटेड का पढ़ाऊं। दोनों चार्ट फटाफट एक बार रिवाइज करें, डू इट फास्ट। यस प्लीज। सो नेक्स्ट वन पार्ट इज, नेक्स्ट वन पार्ट हम लोगों का जो है दैट इज सेल्फ जनरेटेड में सबसे पहले मैंने इसको दो पार्ट्स में क्या किया, डिवाइड किया। क्लियर? दो पार्ट्स में कौन सर, पढ़िए सबसे पहले गुडविल, गुडविल ब्रांड, मस्टर्ड मींस टाइटल्स, जो आप लोगों के ब्रांड के टाइटल्स होते हैं। क्लियर? कॉपीराइट्स आर नॉट recognized as assets since its cost cannot be measured reliably। इसकी ना डायरेक्टली जब सेल करते हैं, जब आप लोग इसको सेल करते हैं, जब इनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू मिल जाती है, देन आप इसको बुक्स में थोड़ा सा कुछ इसका ट्रीटमेंट करते हैं, अदरवाइज सेल्फ जनरेटेड अगर हो गया। कॉपीराइट अगर तो परचेज्ड होंगे। अब मैंने सिंपल सी बात, मैंने अपने ब्रांड का ट्रेडमार्क अप्लाई करा, मेरे को ट्रेडमार्क मिल जाए, क्या मैं इसको अपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करूं? मैं रिकॉर्ड किस पे करूंगा सर? पहली बात, इसकी कोई कॉस्ट रिलायबल मेजर कर सकते हैं क्या? ये कॉपीराइट्स, जो कॉपीराइट्स मैंने लिए, अरे मेरे हैं, मैंने किसी से परचेज नहीं करे, बट अगर परचेज्ड होते, यही चीज, यही आइटम्स अगर आपकी क्या होती, परचेज्ड होती, देन आप अपनी बैलेंस शीट में क्या दिखाते हो, उसको एसेट रिपोर्ट करते हैं। सिर्फ ये सेल्फ जनरेटेड होने के कारण ये बाहर की, इन्हीं के सामने वर्ड क्या लिख दो कि ये परचेज्ड है, तेरा मीनिंग चेंज, एसेट में रिकॉर्ड कर लीजिए। गुडविल परचेज कौन सा नहीं होती,
इसने पर्टिकुलरली क्या लिखा हुआ है साथ में, सेल्फ जनरेटेड, बिकॉज सर आपने दो कंडीशंस कही थी, FEB आने चाहिए प्लस कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबल, सेकंड पॉइंट है। आगे बढ़िए सर साइड पे, बाकी दूसरे कौन कौन आए, अदर्स में कौन कौन आया, सॉफ्टवेयर्स, वेबसाइट्स, पेटेंट्स। अब इनमें सर आपकी कॉस्ट होती है, चाहे बेशक सेल्फ जनरेटेड हो, बेशक आप लोगों की सेल्फ जनरेटेड हो, इनमें आपकी सर कॉस्ट है। अब सॉफ्टवेयर जो बनाओगे, वेबसाइट्स जो बनाओगे, इसमें तो अच्छा एक्सपेंडिचर भी अच्छा खासा होता है। ये कॉपीराइट्स लेने में, ट्रेडमार्क्स लेने में कुछ ज्यादा कॉस्ट नहीं होती, 8-10 हजार इतना खर्चा है, वो भी मन करे कमी हो जाए। माड़ी मोटी गवर्नमेंट फीस है, उसको तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा के खत्म करो। वैसे भी आपके सेल्फ जनरेटेड तो है, किसी का परचेज करा होता तो नेचुरली उसकी वैल्यू भी क्या होती, हाई होती, फिर तो उसको अपन एसेट बनाते भी अच्छे लगते। अब 5-10 हजार को अपन क्या वहां पे एसेट रिकॉर्ड करेंगे, अरे खत्म करना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डाल। बट ये सॉफ्टवेयर, वेबसाइट्स, पेटेंट्स, मटेरियलिटी भी तो काउंट करती है साथ में। अब आप कहो जी ऐसे तो सॉफ्टवेयर भी तो कुछ सस्ता भी तो हो सकता है 5-10 हजार का, फिर मैं उसको इंटेंजिबल बनाऊंगा क्या? अरे वन शॉट में डाल के खत्म करना। थोड़ी मटेरियलिटी भी तो काउंट करती है, आप लोगों की प्रोफेशनल जजमेंट भी तो काउंट करती है। हम यहाँ बात कर रहे हैं अच्छी वाली, कि मतलब एक बढ़िया एक्सपेंडिचर जिनके ऊपर होता है। क्लियर? यस प्लीज। तो यहाँ पे ना सर, इनको प्रिपेयर करने में, इनको जनरेट करने में आपके दो तरह के एक्सपेंडिचर होते। एक होता है एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द, कब, रिसर्च फेज, एंड एक होता है एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेज। दोनों में फर्क क्या है आपके अकॉर्डिंग? रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फर्क क्या है, जबकि वर्ड इकट्ठे यूज होते हैं? नहीं, बनाने से पहले थोड़ा रिफाइन और दिमाग लगाओ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या फर्क होगा? रिसर्च में क्या एसेट बननी स्टार्ट हो चुकी, सिर्फ अभी क्या हो रही है, अभी क्या हो रही है, गेनिंग नॉलेज, गेनिंग नॉलेज और द प्लानिंग समथिंग। क्लियर? क्या तुमने एसेट बनाना स्टार्ट कर दिया? तो जब एसेट बनना स्टार्ट ही नहीं हुई, अच्छा एक चीज और, दूसरी बात, रिसर्च करी, एसेट बनेगी बनेगी? क्यों? क्योंकि अगर रिसर्च में नेगेटिव रिजल्ट्स आ गए, तुम तो क्या कर दोगे, तुम तो क्या कर दोगे, एसेट बनाओगे नहीं, प्लान कैंसिल कर दोगे। तो क्या आपको लगता है कि रिसर्च के ऊपर किया गया एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज होना चाहिए? वाई? पता नहीं ना सर, पता ही नहीं है कि अभी आप लोग उसको एसेट बनाओगे या नहीं बनाओगे। दिस इज जस्ट गेनिंग नॉलेज अबाउट दैट, मार्केट सर्वे एंड ऑल सब कुछ है। तो आप अभी क्या कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, चेकिंग कर रहे हैं। अब ये भी नहीं पता करेंगे या नहीं करेंगे, मतलब इंटेंशन स्टार्टिंग से क्लियर। अच्छा जब डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई, फिर तो सर एसेट बनना स्टार्ट हो चुकी है। वहां से, डेवलपमेंट से आपका एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट, नॉट द रिसर्च। पढ़िए, एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द रिसर्च फेज will be written off in P&L account. Why? Research means planned investigation with objective of, क्या लिखा हुआ है, gaining knowledge, just gaining knowledge। ये थोड़ी कहा कि सर होगा ही होगा, आप ऐसा करेंगे ही करेंगे, मैंने तो नहीं कहा। आगे बढ़िए, डेवलपमेंट मीन्स, अच्छा सॉरी, इधर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग डेवलपमेंट फेज will be capitalized as intangible asset under development. अच्छा, इसका हेड थोड़ा चेंज कर देना, जैसे वो कहते हैं ना WIP, वैसे इनका हेड कर देना इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, के भी तैयार हो रही। बट सर खर्चा आप लोगों का, एक्सपेंडिचर आप लोगों का डेबिट होना क्या हो चुका, स्टार्ट हो चुका, उसमें कोई इशू नहीं आपका। ओके, डेवलपमेंट मींस Application of gained knowledge. मेन अंडरलाइन क्या है सर, एप्लीकेशन ऑफ गेन्ड नॉलेज। गेन्ड नॉलेज, जो तुमने नॉलेज कहां पे गेन करी, रिसर्च फेज में, उसको अप्लाई करना, यहां से एक्सपेंडिचर तुम्हारा कैपिटलाइज होना स्टार्ट होगा, नॉट पहले। क्लियर? गेन्ड नॉलेज इफ फॉलोइंग, अच्छा वो भी, इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड वी कंसीडर डेवलपमेंट स्टेज। क्या सबसे पहले नंबर 1 क्या, टेक्निकल फिजिबिलिटी। अरे सर ये सब कुछ स्टार्ट होने से पहले ना बथेरी फिजिबिलिटी स्टडीज की जाती है। फिजिबिलिटी मींस पॉसिबिलिटी, उसकी टेक्निकल रिसोर्स, मैन पावर, क्लियर, अलग अलग वे पॉइंट से फिजिबिलिटीज चेकआउट की जाती हैं। अगर फिजिबल होगा तो पंगा लूंगा,
ऐसा ही नहीं कोई भी प्रोजेक्ट शुरू कर लिया, कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले, कोई भी काम शुरू करने से पहले हम लोग उसके बारे में एक बार फिजिबिलिटी चेकआउट करते हैं, क्या टेक्निकली पॉसिबल है, नॉट ओनली टेक्निकली, उसकी मार्केट प्राइस वाइज, उसके रिसोर्स वाइज, इंटेंशन मैनेजमेंट की क्या है, सब कुछ कंसीडर करना पड़ता है। यस, टेक्निकल फिजिबिलिटी has been established, दैट इज possibility has been proved, प्रोजेक्ट पॉसिबल है सर, कोई चक्कर नहीं, हमारी ओर से साइंटिफिकली डन है, बताओ कब स्टार्ट करें। ओके तो डेवलपमेंट करनी स्टार्ट करो, कहता रुक रुक। दूसरा पॉइंट, मार्केट या फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम सच एसेट शुड क्या करने चाहिए, अरे ये तो मेन कंडीशन है, एक्सपेंडिचर करने लगे हो, कॉस्ट को डेबिट करने लगे हो, लेट मी चेक फर्स्ट व्हाट वेदर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी, क्या आएंगे भाई, फायदा होगा फिर तो करें, फिर तो एसेट दिखाऊं, नहीं खर्चा डाल दो, खर्चा डाल दो कि मैं तो लॉस कर बैठा, समझ गए ना। तो जब भी आप लोग स्टार्ट करें वो कंडीशंस बार बार कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने चाहिए, आने चाहिए। आगे सर, इनटेंजिबल एसेट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड अप टू वैल्यू ऑफ, कितना लिखा हुआ है, एक चीज बताओ टू बी वेरी कॉमन, आपने एसेट को डेवलप करने के लिए, इनटेंजिबल एसेट को डेवलप करने के लिए 12 लाख रुपए लगा दिए, वहां से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स की प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर, की प्रेजेंट, फ्यूचर की थोड़ी, फ्यूचर की तो अलग होएगी ना, मान लो ईयरली वो आपको कितना देगी सर, मान लो 3-3 लाख रुपए देगी, वो तो फ्यूचर वैल्यू है ना, प्रेजेंट वैल्यू निकाल, खर्चा आज के साथ कर रहे हो ना कंपेयर, 12 लाख कब गया, 12 लाख कब गया, आज गया, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स की, कंपेयर कर, प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आई 10 लाख, 10 लाख, और खर्चा तुमने कितना कर दिया, कैपिटलाइज कितना करोगे 10, और 2 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा खर्च कर दिया, प्रॉफिट लॉस है सर, वो आपकी गलती, आपको करना ही उतना चाहिए था जितना बेसिकली फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज रिसोर्सेज फॉर completion of intangible assets should exist. बिल्कुल, जैसे फाइनेंस, मैन पावर, एनी अदर परमिशन, पहले तो ले लो, मैं इधर से प्रोजेक्ट शुरू कर लूं, बाद में पता लगे सरकार आके बैन करके चली गई, ये भी काम ना हो। क्लियर, कि कोई जो नेसेसरी परमिशंस एंड लोकल अथॉरिटी से जो अप्रूवल्स एंड ऑल कुछ भी अगर है तो अपना लेकर रखो सर। क्लियर। रॉ मटेरियल, मतलब इसको वर्ड क्या बोलते हैं, रिसोर्स फिजिबिलिटी, क्या वर्ड बोलते हैं, रिसोर्स फिजिबिलिटी। सर रिसोर्स वाइज एक बार चेकआउट कर, टेक्निकली तो साउंड है, एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी आएंगे, ये भी मैंने देख लिया, फाइनेंशियली फिजिबिलिटी भी है, एंड थर्ड लास्ट इंटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट शुड क्या करनी चाहिए, मैनेजमेंट की इंटेंशन भी तो होनी चाहिए कि मैनेजमेंट क्या एक्सपेक्ट करती है इस इंटेंजिबल एसेट से। सर ये अगर स्टडीज पॉसिबल होंगी, अगर ये फिजिबिलिटीज होंगी, यू मस्ट प्रोसीड विद इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, आप अपना करना स्टार्ट करें, बिल्कुल सही चल रहा है सर आपका काम। क्लियर। बट रेपिटेशन आप लोगों की दोबारा एक बार नोट्स पढ़िए जी। फॉलोइंग एक्सपेंसेस cannot be capitalized, ये पहले भी पढ़ चुके, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, स्टाफ ट्रेनिंग, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, वो पैरा 56 में पहले भी आए थे, उसमें तो और भी वर्ड थे, रीलोकेशन, शिफ्टिंग, स्टाफ ट्रेनिंग, ठीक है ना, वो भी सारे वर्ड्स आए थे। यस, इफ एनी एक्सपेंस हैज बीन रिटन ऑफ अर्लियर, जो चीज पहले आप एक बार क्या कर चुके, क्या उसको दोबारा वापस ले आओगे, सर राइट ऑफ तो हो चुकी। क्लियर। नाउ इट कैन नॉट बी रीइंस्टेटेड एज एसेट, जो चीज पहले कवर नहीं कर पाई वो नहीं कर पाई, वो तो हमने क्या कर दी, राइट ऑफ कर दी ना सर, अब वापस नहीं। नेक्स्ट इज नोट, इफ कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, यही तरीके ऊपर वाला पॉइंट जो इधर आपने पढ़ा था, क्या मार्केट फ्यूचर वाला, इफ कॉस्ट ऑफ द डेवलपमेंट इज मोर देन, कॉस्ट एक्सीड कर रही है कहां से, FEB से, तो क्या रीड आउट करा, कितनी कॉस्ट डेबिट करोगे, अप टू दी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, क्या लिखा हुआ है, एक्सेस कॉस्ट विल बी क्या कर देनी चाहिए आपको, राइट ऑफ। क्लियर। एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर दी, देख वर्ड क्या लिखा हुआ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज फ्रॉम द इंटेंजिबल एसेट। अगर तुम लोग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट के साथ ही कंपेयर कर रहे हो किसको, प्रेजेंट की कॉस्ट को, फिर तुमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ी ही नहीं। FM के अंदर सीखते क्या हो, यही तो सीखते हो सर, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज निकालो, प्रेजेंट वैल्यू निकालो, फ्यूचर वैल्यू के साथ कंपेयर मत करना, एंड मैक्सिमम कॉस्ट कितनी डेबिट करोगे, अप टू दी वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड, फ्यूचर नहीं, एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक बेनिफिट्स, एंड व्हाट आर एक्सपेक्टेड,
द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। हुआ क्लियर? सो तीन चार्ट्स आप लोगों के क्लियर होते हैं। आप ये मानिए मेजोरिटी ऑफ द टॉपिक को आप लोगों का AS26 हो चुका। नेक्स्ट लेक्चर में अगर मेरा लेक्चर थोड़ा लेंथी हो तो आज ही वन शॉट में निपटा दे, नहीं अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में जो एक चार्ट पेंडिंग कुछ डिस्क्लोजर विद क्वेश्चंस, ताकि तब तक आप इसको थोड़ा सा होल्ड भी करें, समझे। अपने को जल्दी वाला कोई मैटर नहीं है सर, क्लियर? कोई फर्क नहीं पड़ता, एक लेक्चर अगर एक्स्ट्रा भी लग जाएगा। सो मेन थिंग इज जो पार्ट आप लोगों को करवाया जा रहा है, इसलिए मैंने डिक्टेशन अब छोड़ दी। डिक्टेशन टेक्स मैनी लेक्चर्स, ठीक है ना, इसीलिए आपको ये ऑलरेडी हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एंड इवन हो सके तो जब आप इसको राइट डाउन करते हैं थोड़ी स्पेस ब्लैंक छोड़ा करें, एक पेज छोड़ दिया करें। हो सकता है कि मे बी शायद मैं अपनी ओर से कुछ क्वेश्चंस, कुछ पॉइंट अगर कोई एडिशन करवानी पड़े, वो एक्स्ट्रा क्लास के थ्रू आप लोगों को एडिशंस नोट डाउन करवाई जाए। हालांकि ये 95% अपने आप में अपडेटेड है, बिल्कुल लेटेस्ट है, कोई चेंज नहीं है, क्योंकि चेंजेस आ रहे हैं सर इंड-एएस में, नॉट एएस में, और अपने सिलेबस में एएस है, इंड-एएस नहीं है। सो दीज आर द फाइन, ये अपने आप में बिल्कुल रिफाइंड है। इज दैट क्लियर? सो रेस्ट ऑफ द पार्ट AS26 हम करेंगे सर नेक्स्ट लेक्चर में, क्लियर? सो अब तक जितना कॉन्सेप्ट हो चुका, नेक्स्ट क्लास में इसकी समरी क्रिएट करके विद सम क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके जी, थैंक्स लॉट।